28 फरवरी 2026 जब अमेरिका ने ईरान पर एक खतरनाक हमला किया। Major combat operations in Iran. और इमाम खामनाई को शहीद कर दिया। सैयद अली हुसैनी खामनेई। लेकिन क्या आप जानते हो कि अमेरिका और ईरान की ये जंग आज से 200 साल पहले ही डिसाइड कर ली गई थी। Between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. और यहाँ तक कि जिस दिन ये अटैक हुआ था इस दिन का डोनाल्ड ट्रंप से एक खास कनेक्शन है। लेकिन आखिर अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई और आखिर क्यों ईरान इमाम मेहदी के लिए इम्पोर्टेंट है, चलें जानते हैं। जब शाह रजा पहलवी को ईरान का बादशाह बना दिया गया। शाह रजा पहलवी इसराइल और अमेरिका का एक पपेट था। इसे ब्रिटेन और अमेरिका ने ही ईरान का बादशाह बनाया था और वो ईरान को एक इस्लामी कंट्री से हटाकर एक मॉडर्न वेस्टर्न कंट्री बनाना चाहता था। इसने बादशाह बनते ही ईरान को बदलना शुरू कर दिया। इसने ईरान में लिबरल कानून लगा दिए, जैसे कोई भी शराब बेच सकता है, औरतें जैसा मर्जी चाहें लिबास पहन सकती हैं और मूवीज और दूसरे वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने इस्लाम के लॉज पर पाबंदियां लगा दी थी, जैसे कि औरत हिजाब तक नहीं पहन सकती। यानी कि इस इंसान ने इस्लाम को हटाकर इन यहूदियों का कानून ला दिया था। लेकिन जब ये ईरान का बादशाह बना तो इसके कई साल बाद 1941 में ईरान के हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि इस वक्त ईरान में ऑयल क्राइसिस चल रहा था और शाह रजा की हुकूमत भी काफी अनस्टेबल थी। इसके 8 साल बाद एंट्री होती है मोहम्मद मुसद्दक की, जो कि शाह रजा पहलवी को हटाकर 1951 में ईरान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये ब्रिटेन और अमेरिका के सख्त खिलाफ था। इस वक्त ईरान की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर ब्रिटेन का कंट्रोल था। इसने इस कंपनी को ब्रिटेन के कब्जे से वापस ले लिया और ये ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया, जबकि शाह रजा इनका पपेट था। ये देखकर इसकी हुकूमत में आने के 2 साल बाद 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में घुसकर एक ऑपरेशन किया, जिसे ऑपरेशन एजैक्स कहा जाता है। इस ऑपरेशन में उन्होंने मुसद्दक को पावर से हटाकर शाह रजा को वापस से ईरान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया और फिर से हुकूमत शाह रजा के अंडर आ गई और ईरान फिर से अमेरिका का एलाई बन गया और दोबारा से ईरान में वेस्टर्न रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिए और इस्लाम को अपनी पीठ पीछे डाल दिया। इसने अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई जिसका नाम था सावाक, ताकि दोबारा से कोई इसकी गद्दी न छीन सके। और फिर 1970 में ऑयल की कीमतें बढ़ गई, जिससे ईरान की इकोनॉमी भी बूम कर गई और इस तरह हुकूमत के पास पैसा आने लगा, जिससे हुकूमत में करप्शन होने लगी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन ये सब एक इंसान गौर से देख रहा था, जिसका नाम था खुमैनी। जो कि ईरान के शहर कुम में एक टीचर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम, फिलॉसफी और तसव्वुफ को सीखने में गुजारी थी। इमाम खुमैनी शाह की उस हुकूमत के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि शाह ईरान को इस्लाम छोड़कर एक वेस्टर्न कंट्री बना रहा है। इमाम खुमैनी ने शाह की इन हरकतों को देखकर 1963 में एक पावरफुल स्पीच की, जिसमें उन्होंने शाह रजा की इन घटिया हरकतों को क्रिटिसाइज का निशाना बनाया और लोगों को बताया कि ये इस्लाम को तबाह करने में लगा है और अमेरिका और इसराइल का नौकर है। इमाम खुमैनी की इस स्पीच से लोग बहुत इम्प्रेस हुए और वो ईरान में फेमस हो गए। जब ये स्पीच शाह रजा के पास पहुंची तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे दिए और फिर इमाम खुमैनी को अरेस्ट कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगे। हजारों लोग गलियों में आकर प्रोटेस्ट करने लगे और हुकूमत ने हजारों लोगों को शहीद भी किया। यहाँ से इनकलाब की वो आग जल उठी थी। इस इंसिडेंट के बाद इमाम खुमैनी को छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने तब भी शाह के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ा। जब शाह ने स्टेटस ऑफ फोर्स एग्रीमेंट पास किया, जिसमें लिखा था कि ईरान में अमेरिकन मिलिट्री को ईरानी फौज सपोर्ट करेगी, तो इमाम खुमैनी ने फिर इसके खिलाफ स्पीच की और लोगों को बताया कि ये ईरान को अमेरिकन कॉलोनी बनाना चाहता है। इस स्पीच के बाद शाह को पता चल चुका था कि इमाम खुमैनी इसके लिए खतरा है, तो इसने इमाम खुमैनी को अरेस्ट करके उन्हें ईरान से निकाल दिया और उन्हें टर्की भेज दिया। लेकिन इमाम खुमैनी टर्की से इराक आ गए
लेकिन अभी भी उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और वो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने लगे, किताबें लिखने लगे और यहाँ तक कि वो अपनी रिकॉर्डिंग्स ईरान में पहुँचाने लगे और लोग इनकी रिकॉर्डिंग्स सुनने लगे। उन्होंने मुसलमानों को बताया कि शाह रजा इस दौर का यजीद है और हुकूमत बादशाहों के पास नहीं बल्कि इस्लाम के स्कॉलर्स के पास होनी चाहिए, जिसे उन्होंने विलायत फ़क़ीह का नाम दिया। इमाम खुमैनी का पैगाम ईरान के बाजारों और मस्जिदों तक पहुँचने लगा और लोग मोटिवेट होने लगे। यूँ स्कॉलर्स से लेकर दुकानदार, गरीब और आम आवाम तक सब शाह के खिलाफ हो गए और हर तरफ शाह की हुकूमत के खिलाफ मुखालफत होने लगी। ये देखकर शाह ने इराक पर दबाव डालकर इमाम खुमैनी को इराक से भी निकलवा दिया और फिर इमाम खुमैनी फ्रांस चले गए। और ये शाह की एक और बड़ी गलती थी, क्योंकि जब इमाम खुमैनी फ्रांस गए तो वो वहाँ जाकर इंटरनेशनल मीडिया पर आवाज उठाने लगे, जिससे ईरान के लोग और ज्यादा शाह के खिलाफ हो गए। फिर ईरान की इकॉनमी गिरने लगी और उससे लोग और ज्यादा हुकूमत के खिलाफ हो गए और शाह की हुकूमत खतरे में आ गई। ये देखकर शाह रजा ईरान छोड़कर भाग गया और फिर इमाम खुमैनी ईरान वापस आए। इन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर गए और फिर ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। इमाम खुमैनी के पावर में आते ही उन्होंने अमेरिका को शैतान करार दे दिया और ईरान में शराब बेचना हराम कर दिया। इनके इस फतवे के बाद ईरान के लोगों ने खुद अपने हाथों से कई लीटर शराब बहा दी। ये सब देखकर अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन्स बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका कई सालों से शाह को सपोर्ट कर रहा था और इसके जाने के बाद अब ईरान उनके हाथों से निकल चुका था। जब शाह रजा ईरान छोड़कर अमेरिका गया तो इससे ईरान के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं पहले की तरह अमेरिका शाह को वापस से ईरान का प्राइम मिनिस्टर न बना दे, जैसा कि उन्होंने 1953 में मुसद्दिक के साथ किया था। ईरान के लोग शाह को ईरान के हवाले करने की डिमांड करने लगे। उन्होंने ईरान में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला कर दिया और अमेरिकन स्टाफ को पकड़ लिया और इनके बदले अमेरिका से शाह को वापस लौटाने की डिमांड करने लगे। इमाम खुमैनी ने इस एक्शन को सपोर्ट किया और अमेरिका से शाह की डिमांड की, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। उल्टा अमेरिका ने ईरान के अमेरिका में मौजूद एसेट्स को फ्रीज कर लिया और इनके साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और ईरान की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए इन पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन 1981 में अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशंस हुए और ईरान पर से सैंक्शंस हटा दिए और ईरान ने वो हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए। लेकिन इस सब से ईरान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी कायम हो गई थी। लेकिन ईरान के आसपास के कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी अरब, कुवैत और दुबई, इन सब कंट्रीज के लीडर्स को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि इन्हें खतरा था कि कहीं ईरान की तरह इनके लोग भी इनके खिलाफ खड़े न हो जाएं। इन्हीं में से एक इंसान था जिसका नाम था सदाम हुसैन, जो कि इराक का लीडर था। इसे भी अपनी हुकूमत खतरे में नजर आने लगी, क्योंकि इराक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी और सदाम हुसैन की हुकूमत एक सुन्नी हुकूमत थी। सदाम हुसैन ने ईरान पर हमला करने का ये एक बेहतरीन मौका देखा, क्योंकि इस वक्त ईरान की फौजी ताकत इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद कमजोर हो चुकी थी और इस वक्त ईरान और इराक के दरमियान इस दरिया का डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन इस दरिया का कंट्रोल इराक के साथ ईरान के पास भी था और यह एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। लेकिन सदाम हुसैन ने उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और इस दरिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि सदाम हुसैन इराक को पूरे मिडिल ईस्ट में पावरफुल बनाना चाहता था। इसलिए इसने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसे लगा ये जंग कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमाम खुमैनी ने डटकर मुकाबला किया और ये जंग 8 सालों तक चलती रही। जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए इराक को सपोर्ट किया। अमेरिका ने इराक को हथियार दिए और इनकी हर तरह से मदद की। अमेरिका के अलावा दूसरे अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, कुवैत और दुबई ने भी इराक की मदद की, क्योंकि वो भी ईरान की बादशाहत को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर इसकी मदद की। यानी एक तरफ ये सब थे और दूसरी तरफ सिर्फ ईरान। सदाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ केमिकल वेपन तक यूज किए, जिन्हें यूज करना जंग के कानून के खिलाफ है। लेकिन इस सब के बावजूद इराक को कुछ हासिल नहीं हुआ। 8 सालों तक ईरान और इराक एक दूसरे की सरजमीन पर कब्जा नहीं कर सके और लाखों लोग मारे गए। फिर ईरान ने यूनाइटेड नेशन का सीज फायर कबूल कर लिया और ये जंग रुक गई।
इस जंग के बाद अमेरिका ईरान पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगा क्योंकि ईरान फिलिस्तीन और लेबनान को सपोर्ट करता था। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। इससे ईरान की इकोनॉमी कमजोर होती गई। वो कंट्री जिसके पास दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अपना ऑयल ही किसी को नहीं बेच सकता। फिर 1989 में इमाम खुमैनी वफात पा गए। इसके बाद इमाम खुमैनी के स्टूडेंट इमाम खामनाई अगले लीडर बने, जो कि लीडर बनना नहीं चाहते थे। और यही एक सच्चे लीडर की निशानी है कि वो लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं रखता। अब ईरान की लीडरशिप इमाम खामनाई के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका ये जान चुका था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसको देखकर नेतन्याहू ने बहाना बनाकर बार बार दुनिया को बहकाने की कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो कुछ दिनों में ही बना लेगा। ये बात ये इंसान पिछले 15 सालों से कह रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। वो चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और हमला करने का बहाना न्यूक्लियर वेपन्स का दे। जबकि दूसरी तरफ इमाम खामनाई ने फतवा दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। न्यूक्लियर वेपन्स से मासूमों की जान जाती है। फिर उन्होंने 2015 में दुनिया के बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के साथ एक डील साइन की कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कम करेगा और इसके बदले ओबामा ने उन्हें ऑफर दी कि वो ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देंगे, जिससे ईरान अपना ऑयल दुनिया को बेच सकेगा। ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अपने कंट्री बुलाया और उन्होंने कंफर्म किया कि ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन 2018 में ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और इसने इस एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया और फिर से ईरान पर और ज्यादा हेवी सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि ये यहूदी चाहते ही नहीं कि ईरान पर सैंक्शंस हटे। उन्हें सिर्फ ईरान चाहिए क्योंकि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में करना चाहता था। ईरान और इराक की जंग के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और पूरे इराक को जंग का मैदान बना दिया और सदाम हुसैन को मार गिराया। अमेरिका ने दुनिया को ये बहाना लगाकर इराक पर हमला किया था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। इराक में कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं निकले। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये माना था कि ये सब झूठ था। इन्हें बस इराक को अपने कब्जे में करना था। अमेरिका आज ये बात मान चुका है। इसी तरह अमेरिका ने सीरिया में रिजीम चेंज किया और वहाँ अपने पपेट जोलानी को बिठा दिया, जो कि अलकायदा का मेंबर था, जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। आज जोलानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। यही सब अमेरिका ने लिबिया के साथ किया, जहां कजाफी को मारकर इसे भी अपने कब्जे में कर लिया। इनके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये सब मुस्लिम कंट्रीज तो वैसे ही इनके साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं और वैसे भी इनके पास अपनी कोई खास मिलिट्री नहीं है। यहाँ तक कि इन कंट्रीज ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दिए हुए हैं। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में है, सिवाय ईरान के। ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री है जिसके पास अपनी मिलिट्री है। अगर ईरान गिरता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसराइल के कंट्रोल में आ जाएगा। ईरान इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से ऑयल यूरोप तक जाता है, और ईरान चाहे तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे यूरोप में ऑयल प्राइसेस आसमान छू जाएंगे। इसके अलावा ईरान में ऑयल के बड़े रिजर्व्स हैं जिस पर अमेरिका की राल टिपकती है। इन सब के अलावा ईरान ही पूरे इस्लामी कंट्रीज में वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। अगर ईरान गिरा तो इसके बाद अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का होगा। नेतन्याहू ने ओपनली वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके लिए खतरा है। A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने खुद ये कहा है, इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ अगला नंबर टर्की का है और ये बात टर्की अच्छी तरह जानता है। इनफैक्ट टर्की ही ने ईरान को इस हमले की खबर दी थी और वो नहीं चाहता कि ईरान इसराइल के कब्जे में आए, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर उनका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, जो कि आज टर्की का शहर इस्तांबुल है। और ये बात टर्की भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने खुद ये कहा है, A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, and from here I warn, Turkey is the new Iran.
और टर्की के साथ उन्होंने कतर का भी नाम लिया है। इसीलिए टर्की नहीं चाहता कि इसराइल ईरान को फतह करे। टर्की के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। रिसेंटली मोदी ने ईरान पर हमले के 2 दिन पहले इसराइल को विजिट किया था, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हुआ। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि गज़वा हिंद क्यों होगा, क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ मिला हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही साजिशें शुरू कर दी हैं। जैसे रिसेंटली जियो न्यूज के चैनल को हैक करके इन पर प्रो मुसाद मैसेजेस शो किए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ भड़काया जा रहा है। क्योंकि ये पाकिस्तान को वैसे तो डिफीट नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के DGI SPR को भी ये बात अच्छी तरह पता है। रिसेंटली उन्होंने भी इसको एड्रेस किया है। In the military, that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. और ये सब पहले ही से प्लान्ड है। 1801 में अमेरिका में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था एल्बर्ट पाइक, जो कि एक फ्रीमेसन था। फ्रीमेसन वो लोग हैं जो कि शैतान की इबादत करते हैं। ये इंसान शैतान की इबादत करता था और इसने इस सब का जिक्र अपनी किताबों में किया था। एल्बर्ट पाइक ने एक लेटर लिखा और इस लेटर में इसने 3 वर्ल्ड वॉर्स को प्रेडिक्ट किया। इसने बताया कि सबसे पहली वर्ल्ड वॉर रशियन सार को ओवरथ्रो करने के लिए की जाएगी, जिससे रशिया में कम्युनिज्म आएगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इस लेटर के लिखने के 44 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई। और जैसा एल्बर्ट ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। इसी तरह एल्बर्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 फैसिस्ट और पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म के दरमियान होगी, जिससे नाज़िज़्म का खात्मा होगा और इसराइल का वजूद कायम होगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई और इसमें नाज़िज़्म का खात्मा हुआ और इसके बाद इसराइल का वजूद कायम हुआ। लेकिन इन 2 वर्ल्ड वॉर्स के अलावा जो तीसरी वर्ल्ड वॉर एल्बर्ट पाइक ने प्रेडिक्ट की थी वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसने अपने लेटर में लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़ायनिज़्म और इस्लाम के दरमियान होगी और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और हर तरफ तबाही फैल जाएगी, जिससे इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि वो इस जंग को रोकने के लिए मिन्नतें करेगी और फिर यहीं से शैतान के मजहब का आगाज होगा। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा एल्बर्ट पाइक ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों इसके एग्जैक्ट अकॉर्डिंग हुई, जैसे वो पहले ही ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो इसने लिखा था वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आज ज़ायनिस्ट यानी कि ये यहूदी और मुसलमान ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग ये सब पिछले 200 साल से प्लान करके बैठे थे। यहाँ तक कि डेट्स से लेकर टाइम तक सब पहले से प्लान्ड है, क्योंकि 3 मार्च को रमजान के महीने में एक ग्रहण होगा और ये ईरान पर अटैक से कनेक्टेड है। एक बार इस पिक्चर को देखो। ये पिक्चर अमेरिका के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक में लगी हुई थी। इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख रहे हो जो कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा है और वो एक चेक फ्लोर पर खड़ा है और इसके पीछे कुछ पिरामिड्स हैं और इनके ऊपर ग्रहण हो रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, The United States military began major combat operations in Iran. तो हमले के एग्जैक्ट 3 दिन बाद ग्रहण हुआ था, जिसे ब्लड मून कहा जाता है, जो कि इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे हुआ था। और इस डेट से साल के एंड तक टोटल 303 दिन बनते हैं। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप भी ब्लड मून के दिन ही पैदा हुआ था। अब आप कहोगे कि इसमें खास बात क्या है? खास बात है और वो ये नंबर है 33, क्योंकि ये नंबर फ्रीमेसन रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर इस मजहब के सबसे पावरफुल इंसान को दिया जाता है और यही नंबर एल्बर्ट पाइक के कपड़ों पर भी लिखा था। अब जरा सोचो, इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे ब्लड मून होता है और जब डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुआ था इस दिन भी ये ब्लड मून हुआ था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये इनके लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है और ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है? इन सब के अलावा एक बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये कि ट्रंप अमेरिका की 132 साल की हिस्ट्री का पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। आखिर इसे क्यों दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया? क्योंकि ट्रंप अमेरिका का 47th प्रेसिडेंट है और ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आए हुए भी 47 साल हो चुके हैं। ये जो नंबर 47 है ये फ्रीमेसन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफर करता है और यही वो इंसान है जो कि इन ज़ायनिस्ट यहूदियों के प्लान्स को सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये एक फ्रीमेसन है और शैतान की इबादत करता है। इस पिक्चर में आप जो इस चेक फ्लोर को देख रहे हो यही चेक फ्लोर एप्स्टीन फाइल्स में भी नजर आया है, जिसके ऊपर ये लोग शैतान की इबादत करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं। ये सब एक इत्तेफाक तो कभी नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन नंबर्स में ऐसा क्या खास है, ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स के थ्रू बात करता है। ये पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स में कोडेड है। गलीलियो ने कहा था कि मैथ इस यूनिवर्स की जुबान है और ये कई बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं। इसीलिए ये नंबर्स रैंडम नंबर्स नहीं है, क्योंकि शैतान इस तरह की डेट्स और ग्रहण के दिनों में अपने खास काम करते हैं। और ये 2026 का कैलेंडर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि 1914 का कैलेंडर था। और आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1। तो ये अटैक कोई आम अटैक नहीं है, ये इस दुनिया के ऑर्डर को चेंज करेगा और ईरान की ये जंग दुनिया के फ्यूचर को बदल देगी। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो इसके बाद से ईरान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए और अब अमेरिका को यूरोप से मदद मांगनी पड़ रही है। ये सब देखकर पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका कोई इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। अब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सब अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने तक का सोच रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है जिससे दुनिया का 20% ऑयल आता है। लेकिन इस जंग में शायद अब मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे टनल्स खोदकर इसकी बेस को इतना वीक कर दिया गया है कि अब ये एक नॉर्मल मिसाइल से भी गिर सकती है। और इसराइल शायद अब यही करेगा, वो खुद मस्जिद पर अटैक करके ईरान पर डाल देगा। और ये इनके रहबाए ने खुद कहा है, जो कि इसराइल के प्लान्स को ओपनली डिस्कस करता है। We don't know, maybe one of the missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी ये कहा है। And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. और ये अब शायद ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे कई टनल्स हैं जो कि ये यहूदी कई सालों से बना रहे हैं, जिससे शायद वो इसे गिराएंगे। इसीलिए ये वॉर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरे इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खुद बोली है। Crazy regimes like Iran hell-bent on prophetic Islamist delusions. और ये वही इंसान है जिसके जिस्म पर काफिर का टैटू है और आप अच्छे से जानते हो कि काफिर किसके माथे पर लिखा होगा। ये खुद दज्जाल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। और ये जंग सिर्फ मुसलमान और यहूदियों के बीच ही नहीं है, बल्कि इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क़यामत से पहले एक जंग होगी जिसे बैटल ऑफ अर्मगेडन कहा जाता है, जो कि जीसस और शैतानी ताकतों के बीच होगी। और इस जंग में जीसस एक बड़ी आर्मी के साथ एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेंगे, जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है। इसीलिए क्रिश्चियंस चाहते हैं कि यहूदियों का थर्ड टेंपल बने और दज्जाल इस दुनिया में आए ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आ सकें। इसीलिए आज क्रिश्चियंस इन यहूदियों के साथ खड़े हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को ये कह रहा है कि इनकी ये ईरान के साथ जंग एक गॉड प्लान है, यानी कि वो ओपनली ये कह रहे हैं कि ये जंग एक मजहबी जंग है और ट्रम्प ये बात मानता है। रिसेंटली आप इसे क्रिश्चियंस के साथ दुआ करते देख सकते हो। तो ये जंग क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईरान आज तस्बीह का वो धागा है जो अगर टूट गया तो पूरी तस्बीह बिखर जाएगी।